गुड मॉर्निंग टू ऑल माय ऑनलाइन डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को स्टार्ट किया था और उसके अंदर आपको मैंने बताया था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मीनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस का मीनिंग क्या होता है। फिर हमने सेल डायग्राम देखा था, 4 कंपोनेंट्स होते हैं उसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, एक एनोड, एक कैथोड, है ना, मतलब इलेक्ट्रोड, और उसके बाद सोर्स ऑफ करंट मतलब बैटरी होता है आपका, और जिसका आप इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे वो आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके अंदर, या तो मोल्टन फॉर्म में होगा या तो एक्वस फॉर्म में। तो सब आप एक बार नोट्स से गो थ्रू हो जाइए क्योंकि आज का लेक्चर वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो हमने वो सब देखा था, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था 2 तरीके के एस्पेक्ट्स हमें देखने होते हैं, एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होता है और दूसरा क्वांटिटेटिव। तो पहले हम लोग क्वालिटी वाला देख रहे हैं। क्वालिटेटिव में क्या देखेंगे कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट, कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट, और उसके बाद हम लोग क्वांटिटी पे आते हैं कि कितना एनोड पे कितना अमाउंट बनेगा उस सब्सटेंस का, कैथोड पे उसका कितना अमाउंट बनेगा, है ना। ये क्वांटिटेटिव अप्रोच होता है। तो क्वालिटेटिव अप्रोच के लिए हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था क्वालिटेटिव अप्रोच, और उसमें मैंने आपको बता दिया था बेटा कि हमें बेसिकली फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो सेल रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं एनोड और कैथोड के ऊपर, क्योंकि उसी के ऊपर डिसाइड होगा एनोड पे क्या बनेगा, कैथोड पे क्या बनेगा। तो वेरियस टाइप ऑफ फैक्टर्स थे, 5 तरीके के फैक्टर्स देखे थे। पहला था नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सेकंड फैक्टर था हमारा मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, थर्ड फैक्टर था कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, फोर्थ चार्ज डेंसिटी फ्लोन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस, और लास्ट फैक्टर था अपने पास नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। तो इन 5 फैक्टर्स के ऊपर हमारा सेल रिएक्शन डिपेंड करता है। और हमने केस 1 स्टार्ट कर दिया था जब हम लोगों ने मोल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रोलिसिस करवाया था सॉल्ट का। और मोल्टन फॉर्म के इलेक्ट्रोलिसिस में कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि मोल्टन फॉर्म में एक केटायन मिलता है और एक सिंपल एनायन मिल जाता है और उसका हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करवा लेते हैं। तो आज लेक्चर वहीं से कंटिन्यू करते हैं, आप एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए, नोट्स है ना, एक ही लेक्चर उसमें हुआ है ना। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ज्यादा कुछ है नहीं मुश्किल। इलेक्ट्रोलाइट का तो नेचर बार बार आप बदलेंगे ही, फर्स्ट फैक्टर। सेकंड था मीडियम, मीडियम में या तो मोल्टन लोगे या तो एक्वस लोगे आप। तो मोल्टन वाला केस हमने कल कंप्लीट कर लिया क्योंकि उसमें ज्यादा वेरिएशन पॉसिबल नहीं है। जस्ट मैंने एक आपको होमवर्क के फॉर्म में दिया था क्वेश्चन, उससे हम लोग कर लेते हैं। हमने लिया था मोल्टन NaH, है ना, हमने किसका इलेक्ट्रोलिसिस लिया था, मोल्टन NaH। ये मैंने आपको एज ए होमवर्क दिया था। तो कुछ नहीं करना है इसमें, भी क्या करना है, मोल्टन NaH होने का मतलब ही क्या है, आप NaH को सोचो, आपको बस अब बार बार सेल डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। NaH कैसे टूटेगा आपका, Na प्लस और H माइनस के अंदर टूट जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिंपल सा क्या करना होता है बेटा, एनोड पे जाते हैं, एनोड पे क्या लिख देते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन के लिए कितने आयन है, एनोड पे क्या जाता है, एनायन जाता था, कैथोड पे केटायन जाता था, क्योंकि एनायन कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है एनायन के ऊपर, और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज। तो एनायन एनोड की तरफ, केटायन कैथोड की तरफ, ये बता दिया था मैंने। तो एनोड पे क्या जाएगा आपका H माइनस। तो अगर एनोड पे आपका H माइनस चला गया बेटा, तो H माइनस जाके एनोड का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो 2H माइनस विल गिव्स H2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से हो जाएगा ये, एनोड पे अपना हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगा। और कैथोड की बात करोगे तो कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे हमेशा ही रिडक्शन होना है। और रिडक्शन होने का मतलब किसका रिडक्शन होगा, कैथोड पे क्या जाता है, केटायन। केटायन का मतलब क्या जाएगा आपका Na प्लस। तो 2Na प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, गेन क्या बन जाएगा, 2Na सॉलिड। तो देखो आपको पूछा अगर कि एनोड प्रोडक्ट क्या है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaH, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट एट एनोड एंड व्हाट विल बी द प्रोडक्ट एट कैथोड। तो एनोड पे एनायन जाएगा, तो एनायन मतलब H माइनस, H माइनस जाने का मतलब एनायन का क्या बनेगा, H2 बनेगा, ऑक्सीडेशन। देखो -1 नंबर से कितने में चला गया, 0। तो एनोड प्रोडक्ट क्या हो गया, H2। और अगर हमसे कैथोड प्रोडक्ट पूछा होता तो सोडियम का रिडक्शन, और कैथोड प्रोडक्ट मतलब हमारे लिए क्या हो जाता, सोडियम सॉलिड, है ना। तो मोल्टन वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, मोल्टन वाले में बस पढ़ते ही आपको आंसर दिख जाता है, जैसे ही आपको लिखा रहेगा आपको तुरंत आंसर समझ में आ जाएगा कि क्या केटायन बनने वाला है और क्या एनायन, कौन सी चीज कहां पे जाने वाली है ना। जैसे मान लो एक और बहुत सारे कर सकते हैं आप क्वेश्चन, जैसे आपको मान लो बोल दिया उसने कि ZnCl2 का करवाइए, मोल्टन है अगर, मोल्टन ZnCl2, तो मोल्टन ZnCl2 का क्या आएगा आपके लिए आंसर। तो मोल्टन ZnCl2 का कराना है तो देखो कुछ रिएक्शन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें केटायन क्या है, Zn है, एनायन क्या है, क्लोराइड है। एनायन कहां पे जाना है, एनोड पे। ये कहां पे जाएगा, 1 बजे लेंगे ना। एनायन कहां पे जाएगा, एनोड पे। हाँ 18वां है आज, हाँ। तो हाँ हाँ कल के लिए। तो
एनोड पे क्या जाएगा आपका, एनाइन कहां पे जाता है, एनोड पे, तो एनाइन एनोड पे जाएगा, तो एनोड पे बेटा क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन, तो Cl माइनस का ऑक्सीडेशन होगा, तो कौन सा गैस, Cl2 गैस। तो ये सब क्वेश्चंस देख के ही हो जाते हैं ना। कैथोड पे क्या जाएगा, केटाइन कहां पे जाने वाला है, कैथोड पे। तो रिएक्शन वगैरह भी लिखने की जरूरत नहीं है कोई, समझने के लिए हम लोगों ने शुरू में लिखा है, बाद में केटाइन कहां पे जाना है, कैथोड पे, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, और रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा आपका, जिंक सॉलिड बन जाएगा। बस ऐसे आप डिसाइड कर सकते हो डायरेक्ट आंसर्स को, है ना। अब हमारे लिए जो डिफिकल्ट पार्ट होता है, थोड़ा सा हमें समझने वाला पार्ट होता है, वो एक्वस सॉल्यूशन का होता है ना। मोल्टन में तो कोई वेरिएशन नहीं पॉसिबल है। मोल्टन में आपका इलेक्ट्रोड हमेशा प्लेटिनम यूज कराना है, प्लेटिनम नहीं दिया है तो हमेशा प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज होगा, और आप केटाइन एनाइन से डिसाइड कर सकते हो कैथोड प्रोडक्ट कौन होगा, एनोड प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो इनमें ज्यादा कोई टफ केसेस नहीं बनते हैं, हमारे लिए अच्छा केसेस बनना शुरू होता है एक्वस सॉल्यूशन से। ठीक है, तो हम लोग केस सेकंड में आते हैं। केस सेकंड है अपने पास इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्ट। कल हम लोगों ने मोल्टन सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस करवाया था, आज हम लोग एक्वस सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। और एक्वस वर्ड जैसे ही मैंने बोला था आपको, एक्वस और मोल्टन में फर्क क्या होता था, मोल्टन का मतलब होता था केवल उसी इलेक्ट्रोलाइट का केटाइन और एनाइन का होना, और एक्वस आने का मतलब हो गया बेटा उसका केटाइन एनाइन तो रहेगा इस सॉल्ट का, साथ ही साथ आपको वाटर भी रोल प्ले करने लगेगा। एक्वस का मतलब वाटर का भी रोल आ जाएगा, और आपका H+ और OH- वो भी आने लगेंगे। मतलब अब आपके पास मिनिमम 2 केटाइन और मिनिमम 2 एनाइन हो गए। मोल्टन के फॉर्म में केवल 1 केटाइन और 1 एनाइन था तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब यहां पे मिनिमम 2 केटाइन और 2 एनाइन हो जाएंगे। तो इसमें हम लोग ये लिखेंगे हैविंग मिनिमम 2 केटाइन एंड 2 एनाइन। तो इसके अंदर मिनिमम आपको 2 केटाइन मिलने वाला है और 2 एनाइन मिलने ही वाला है। तो अब जैसे इसमें हम लोग समझते हैं पहले कॉन्सेप्ट को, क्योंकि जब 2 केटाइन और 2 एनाइन आएगा तो केटाइन भी देखो रिड्यूस होना चाहेगा और दोनों एनाइन ऑक्सीडाइज होना चाहेंगे। तो कौन ऑक्सीडाइज होगा, किसको हम ऑक्सीडाइज कराएंगे, कौन से एनाइन को, कौन से केटाइन को, ये डिसाइड करना हमारे लिए थोड़ा सा इसमें टास्क हो जाता है, एक नया काम बढ़ जाता है, कैसे डिसाइड करेंगे। तो अगर हम लोग बात करें, जैसे मैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एक लेता हूं, हमने मान लिया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड Ca सॉल्ट, कंसंट्रेटेड Ca एक्वस सॉल्ट, एक्वस फॉर्म में लेना हमें, मोल्टन नहीं है ना, एक्वस सॉल्ट। मैंने आपको ये बताया था, आपको कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट है ना, कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। बेसिकली अगर नहीं दिया है तो हमारे लिए कौन सा होता है, कंसंट्रेटेड होता है, हमारे लिए डाइल्यूट का कोई मीनिंग नहीं है, डाइल्यूट केवल स्पेशल केस में ही आएगा। अगर नहीं भी लिखा है तो हमेशा कंसंट्रेटेड होगा। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड Ca एक्वस सॉल्ट। Ca मैंने क्यों लिया इसमें, Ca का मतलब क्या है, अगर आप Ca को ब्रेक करते हो Ca, तो इसको NaCl से लिंक करो, NaCl, C का मतलब केटाइन दिया है, A का मतलब मैंने एनाइन दिया है, तो आप Ca को जैसे ही ब्रेक करोगे तो ये टूटेगा C+ और A-। ठीक है, तो C का मतलब केटाइन होगा आपके लिए, A का मतलब एनाइन होगा। और आपने अगर एक्वस सॉल्ट लिया है बेटा, तो एक्वस होने का मतलब आपके पास क्या है, वाटर भी है। एक्वस सॉल्ट होने का मतलब आपके पास क्या है, वाटर भी है। जब मोल्टन जब तक था तब तक हमें H2O की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वहां पे वाटर था ही नहीं। लेकिन अगर एक्वस ले लिया है तो आपके पास वाटर भी है, और जब वाटर है तो इसका मतलब हमारे पास H+ भी है और OH- भी है। तो अब आप देख सकते हो कि आपके सॉल्यूशन के अंदर है ना 2 केटाइन हो गए और 2 एनाइन हो गए। अब 2 केटाइन और 2 एनाइन में केटाइन भी अपने आप को रिड्यूस होना चाहेगा, एनाइन अपने आप को ऑक्सीडाइज करना चाहेगा। एनाइन किधर भागेगा, ये आपका जाएगा एनोड की तरफ, और केटाइन किधर जाएगा आपका, कैथोड की तरफ। केटाइन भी खुद को रिड्यूस करना चाहता है, एनाइन खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहता है। अब हम कैसे डिसाइड करें कौन सा केटाइन ऑक्सीडाइज होगा या कौन सा एनाइन ऑक्सीडाइज होगा, कौन सा केटाइन रिड्यूस होगा, ये कैसे डिसाइड किया जाए, क्योंकि आपका C+ भी चाहेगा रिड्यूस होना, H+ भी रिड्यूस होना चाहता है। तो ये कैसे डिसाइड किया जाए कौन रिड्यूस होगा कौन ऑक्सीडाइज होगा, तो उसके लिए हमें एक थियरी की जरूरत पड़ती है जिससे हम लोग बोलते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थियरी। ठीक है, तो हम लोग उसे समझ लेते हैं जरा। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थियरी काफी सिंपल सी थियरी है, कुछ है नहीं इसके अंदर। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थियरी ये हमें बताती है, डिस्चार्ज होने का मतलब ही क्या है,
ये हमें वो बताएगी उस आयन को हम डिस्चार्ज कराएंगे, उस केटायन या एनायन, उस केटायन या एनायन को हम डिस्चार्ज कराएंगे जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल हाई होता है। डिस्चार्ज पोटेंशियल से मीनिंग क्या है, एनोड पे क्या होना है, ऑक्सीडेशन। तो इन दोनों में जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो एनोड पे ऑक्सीडाइज होगा, और इन दोनों में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा वो कैथोड पे रिड्यूस होगा जाके। ठीक है, तो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थियरी हमें यही बोलती है ना, प्रेफरेंशियल अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी दैट आयन ठीक है, तो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थियरी हमें यह कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी दैट आयन विल ऑक्सीडाइज और रिड्यूस एट इलेक्ट्रोड which have higher discharge potential, which has higher discharge potential। जिस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल हाइयर होगा वही या तो ऑक्सीडाइज होगा या तो रिड्यूस होगा। ऑक्सीडाइज होने के लिए कहां पे जाना है उसको, एनोड पे। रिड्यूस कौन से इलेक्ट्रोड पे होता है, कैथोड पे। वही ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होगा जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल हाइयर होगा। एक्चुअल देखो कॉन्सेप्चुअली क्या होता है, कॉन्सेप्चुअली H+ और OH- का कभी भी आपको रिडक्शन या ऑक्सीडेशन नहीं होता है, क्योंकि वाटर की अगर मैं बात करूं, वाटर H2O ले लो, कॉन्सेप्चुअली तो जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है वो किसका होता है, वाटर का, क्योंकि H+ और OH- तो बहुत कम अमाउंट में होते हैं ना। आयनिक इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा था कंसंट्रेशन ऑफ H+ या OH- कितना था, 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर आपके कितने आयन है, 10⁻⁻7 मोल। इतने कम आयन है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं कर सकते, लगभग नेग्लिजिबल अमाउंट में आयंस हैं। और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए कम से कम आपके आयंस तो होने चाहिए जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सके। इसीलिए कभी भी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर वाटर पॉसिबल ही नहीं है ना। ये आपने पढ़ा होगा 9th-10th में भी कि प्योर वाटर का कभी भी इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करवाया जाता, बिकॉज प्योर वाटर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और रीजन क्या है, क्योंकि उसके अंदर H+ और OH- इतने स्मॉल अमाउंट में है, 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। इतना छोटा अमाउंट है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के केपेबल नहीं है। इसीलिए किसी सॉल्ट को डालना पड़ता है हमें, किसी सॉल्ट को डालते हैं, उसके थ्रू हम लोग उसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस वाला पार्ट भी आएगा, पर समझने के लिए हम ना, मैंने आपकी राहें कैसे आसान की जाए, कैसे आपको जल्दी से समझ में आए, उसके लिए हम लोग H+ और OH- से समझेंगे, जबकि कॉन्सेप्चुअली किसका इलेक्ट्रोलिसिस होना है, H2O का। तो मैं H2O के रिएक्शंस में H+ OH- के फॉर्म में भी लिख के दिखाऊंगा, और वो आपको H2O के फॉर्म में भी करवा के दिखाऊंगा। क्योंकि एक्वस सॉल्ट बोलने का मतलब है आपका, एक्वस का मतलब है क्या, वाटर है उसके अंदर। H+ और OH- आपके नहीं पड़े हैं ना, और हैं भी तो बहुत स्मॉल अमाउंट में। तो एक्चुअल होता कॉन्सेप्चुअली H2O का है, लेकिन हम लोग H+ और OH- से समझना थोड़ा इजी होता है। तो पोटेंशियल डिस्चार्ज थियरी यही बोलती है कि उसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा इलेक्ट्रोड पे जिसका हाइयर डिस्चार्ज पोटेंशियल होगा। तो अगर हम लोग बात करें केटायन की बात करो, तो केटायन के ऊपर, केटायन कहां पे जाएगा, कैथोड पे। और कैथोड पे क्या होता है हमारा, रिडक्शन। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा वो कैथोड पे जाएगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगा वो एनोड पे जाएगा। तो हम लोग यही लिखेंगे इसमें। कैथोड की बात करो अगर, कैथोड पे, तो कैथोड पे कौन सी चीज जाएगी, जिसका कैथोड पे कौन सी प्रोसेस होती है, रिडक्शन। एनोड पे ऑक्सीडेशन। तो कैथोड पे वो केटायन जाएगा जिसका हाइयर रिडक्शन पोटेंशियल होगा, हाइयर रिडक्शन पोटेंशियल। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाइयर होगा वो कैथोड पे जाएगा। और एनोड की बात करो तो एनोड पे क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन। और एनोड पे ऑक्सीडेशन होने का मतलब एनोड पे कौन सी चीज जाएगी, जिसका हाइयर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। और हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो पढ़ ही लिया है अच्छे से, उसमें हमने देखा ही था कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने बनाया था सीरीज पूरा। तो नीचे वाले जो हैं हाइयर रिडक्शन पोटेंशियल के हैं वो कैथोड पे जाते हैं, एनोड पे कौन जाएगा, हाइयर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का। और इससे भी मैं आपका, ये तो तरीका हो गया, इससे भी शॉर्टकट है ना, ट्रिक बता रहा हूं जिससे जल्दी से आप कर सकते हो। इनडायरेक्टली इन दोनों का मीनिंग क्या है, जिसका हाइयर डिस्चार्ज पोटेंशियल होगा, जिसका हाइयर डिस्चार्ज पोटेंशियल होगा। जिसका जितना ज्यादा हाइयर डिस्चार्ज पोटेंशियल होगा वो उतनी जल्दी ही आपका
रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब डिस्चार्ज पोटेंशियल जिसका हाइयर हो कैथोड पे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइयर होगा वो एनोड पे जाएगा। और इसके लिए भी मैं आपको अच्छा सा देखो बता देता हूं, आसान सा रास्ता, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चंस करने में। कैथोड के ऊपर बात करो तो कैथोड के ऊपर वो चीज जाएंगे जिनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो, हाइयर हो। अब कैथोड अगर सीरीज याद हो थोड़ा सा बेटा, तो कैथोड पे कौन सी चीज जाएगी, केटायन। कैथोड पे किसका मूवमेंट होगा, केटायन का मूवमेंट होगा। और केटायन की बात करूं अगर मैं, तो हम लोग सीरीज में, पूरी सीरीज को लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, Li प्लस लिथियम है ना, लेके बारात कान्हा मजे आला, याद है, लेके बारात कान्हा मजे से आला, मन जाने को करे फेंक दो, और नीचे चापा वाला सीरीज था। तो वही है, लिथियम मान लो, लेके बारात कान्हा, मैं कुछ कुछ लिख देता हूं जो जनरली मिलेंगे, लेके बारात कान्हा मजे से आला, मन जाने को करे, तो जिंक ले लेता हूं यहां पे, ठीक है, फेंक दो, और उसके बाद आपका क्या आता है, हाइड्रोजन आया था H+, ठीक है। तो कैथोड के ऊपर जाने वाली कौन सी चीज है, कैथोड के ऊपर जाने वाली कौन सी चीज है, केटायन। कल ही मैंने कॉन्सेप्ट बताया, कैथोड पे क्या जाता है, केटायन, एनोड पे क्या जाता है, एनायन। तो कैथोड पे इन केटायन में से कौन सा केटायन जाएगा, जैसे लिथियम, सोडियम, जिंक, H+, और उसके बाद आप देखो तो क्या आया था आपका, चापा वाला आया था, Cu+2, फिर आपका Hg2+2 आता है, फिर आपका Ag+2 आता है, फिर आपका प्लेटिनम आता है। प्लेटिनम तो जनरली इनर्ट है, मैंने बता दिया था आपका, तो चापा लिखने के लिए हम लोग भले ही लिख लेते हैं प्लेटिनम, और क्योंकि याद करने में इजी होगा Au+, और Ag का प्लस में ही रहता है, ठीक है। तो देखो ये जो चापा वाला सीरीज है, ये वाला, इसका कोड मैंने आपको बताया था, चापा है ना, CHAPA है ना, तो ये चापा वाला मैंने बताया था। तो बेटा ये जो मैंने सीरीज लिखी है कैथोड के ऊपर, ये एसआरपी का बढ़ता ही ऑर्डर है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाइयर होगा वो कैथोड पे जाएगा। तो अगर आपको ये सब आयंस मिल जाएं सॉल्यूशन के अंदर, H+ मिलेगा, और ये केटायन, इनमें से कोई भी केटायन हो सकता है, ये केटायन कोई भी इनमें से हो सकता है। जो केटायन आपका, अगर ये केटायन हाइड्रोजन से पीछे वाला कोई केटायन होगा, अगर हाइड्रोजन से पीछे वाला, तो बेटा रिडक्शन पोटेंशियल तो हाइड्रोजन का ज्यादा है, मतलब वहां पे किसका रिडक्शन होगा, हाइड्रोजन का रिडक्शन हो जाएगा, मतलब वहां पे कौन सी गैस बनेगी, H2 गैस बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये केटायन, ये वाला केटायन हाइड्रोजन से पीछे किसी से है, तब तो आपका हाइड्रोजन ही बनेगा। लेकिन अगर ये वाला केटायन इस चापा कैटेगरी का कोई केटायन हो गया, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तब उस समय हाइड्रोजन नहीं बनेगा, तब उस केटायन का खुद हो जाएगा वहां पे रिडक्शन, ठीक है। तो ये आसान तरीका, इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। अगर चापा कैटेगरी का कोई मेटल आ गया तो उसी का रिडक्शन होगा, और चापा के अलावा कोई मेटल आ गया, चापा कैटेगरी का कोई केटायन आएगा तो उसका रिडक्शन होगा, ध्यान से सुनिए। और चापा के पीछे कोई अगर चापा के अलावा कोई और केटायन आया तो उस समय आपका H+ का रिडक्शन हो जाएगा, क्योंकि H+ का ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल इन बाकी पीछे वालों से क्या होता है, ज्यादा। अभी लिखवा भी देता हूं मैं इसे। तो ये जनरल तरीका है, ध्यान रखने का, ट्रिक है याद करने का। और एनोड की बात करूं अगर मैं, तो एनोड पे आपके कौन सी चीज मूव होती है जनरली, एनायन। एनोड पे क्या जाएगा, एनायन। और एनायन की बात करोगे बेटा, तो एनायन जनरली जो हमें एक्वस सॉल्यूशन में मिलेंगे वो हमें सल्फेट का मिलेगा, ठीक है, नाइट्रेट का मिलेगा, ठीक है, फिर आपको OH- मिलेगा, Cl- मिलेगा, Br- मिलेगा, और आपको I- मिलेगा। जनरली इन्हीं के मिलेंगे नाइट्रेट। तो इसको भी याद करने का तरीका मैं बता देता हूं। ये Cl, Br और I-, ये आपका CBI से याद करो, CBI से याद करो इसे, ठीक है। तो ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ये किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, रिडक्शन पोटेंशियल का। बेसिकली ये जो मैंने दोनों बनाए हैं, ये जो दोनों चीजें हैं, ये दोनों एक साथ, इन दोनों की बात करो। अगर कैथोड पे जो मैंने लिखा है वो रिडक्शन पोटेंशियल का बढ़ता सीक्वेंस है, एनोड पे मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, मतलब ये जो मैंने सीरीज लिखी है, दिस इज नथिंग बट द हायर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल। ये किसका ऑर्डर है आपका, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल। ये क्या है आपका, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल। तो कैथोड पे कौन सा पोटेंशियल है, ये कौन सा इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेज, ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर है बेटा।
कैथोड के ऊपर क्या होता है, रिडक्शन। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल मैंने लिखा है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल का इंक्रीजेज ऑर्डर होगा। एनोड पे आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। चूंकि ये हायर डिस्चार्ज पोटेंशियल का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो मतलब नीचे वाला क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का इंक्रीजेज ऑर्डर है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो अभी रूल मैंने आपको बता दिया है, वही चीज कैथोड पे वो चीज जाएगा जिसका हायर रिडक्शन पोटेंशियल होगा, एनोड पे वो चीज जाएगा जिसका हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। तो कैथोड वाला केस हमने समझ लिया, अगर चापा कैटेगरी का कोई मेटल है तो उसी का रिडक्शन होगा, उसी का रिडक्शन होगा। और चापा के अलावा कोई भी मेटल आ जाए तो उस पर हमेशा हाइड्रोजन का हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर सेकंड, इसमें क्या रूल समझे हमने, एनोड के ऊपर बात करो तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो सीबीआई को छोड़ के कोई भी एनायन आ जाए, सीबीआई क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड को छोड़ के कोई भी एनायन आ जाए तो हमेशा किसका हमारा रिडक्शन हो जाएगा, OH माइनस का। किसका रिडक्शन हो जाएगा आपका, सॉरी रिडक्शन बोल रहा हूं, किसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा आपका, OH माइनस का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्योंकि क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड का ही केवल OH माइनस से ज्यादा है, बाकी सारे एनायंस इसके पीछे ही आते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो अगर सीबीआई कैटेगरी का कोई एनायन आ गया, देखो आपके पास एक एनायन है, एक OH माइनस है, तो इन दोनों में से किसको मैं प्रेफरेंस दूं, कौन जाएगा हमारा एनोड के ऊपर, कौन ऑक्सीडाइज होना चाहेगा एनोड पे जाके। तो अगर ये एनायन क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में से कोई होगा तब तो उसका आप ऑक्सीडेशन कराना, लेकिन अगर ये एनायन क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड के अलावा कोई दूसरा है तो आपको किसका कराना होगा, OH माइनस का कराना होगा, ध्यान रखिएगा। तो पीछे वाला सल्फेट, नाइट्रेट, ये तो होते नहीं, ये तो कभी भी नहीं होते, इन दोनों का तो भूल ही जाइए आप, ये दोनों कभी भी नहीं हो सकते। क्यों, ऑलरेडी देखो सल्फर का इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बेटा, +6, सल्फर कितना है, +6 के केस में, और यहां पे नाइट्रोजन देखो कितना है, +5। ऑक्सीडेशन होने का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन होने का मतलब क्या होता है, अपने ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाना। तो क्या है, +6 से सल्फर ऊपर जा सकता है क्या, सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर आपका +5 है, तो नाइट्रोजन भी अपने ऑक्सीडेशन नंबर को नहीं बढ़ा सकता। तो ये दोनों आयन तो कभी भी हमारे आने वाले नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा मैंने इस पे इतना जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हमें देखो, बाकी नॉर्मली क्या होता है, टीचर्स क्लास में इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चंस याद करने के लिए बोलते हैं कि याद रखिए क्या आंसर आएगा किसके अंदर, है ना। तो मैं याद ना कराने की बजाय ये कुछ ट्रिक्स दे रहा हूं, इस ट्रिक्स की हेल्प से आप आसानी से चीजों को ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चंस करेंगे तो अभी आपको और क्लियर हो जाएगा कि क्या मैं कहना चाहता हूं, क्या मीनिंग है इसका। तो अगर जब मैं इन दोनों चीजों को अगर समराइज करूं तो मैंने आपको जो समझाया वो चीज लिख देता हूं। कैथोड के ऊपर हम लोग, है ना, कैथोड के ऊपर क्या लिखेंगे, अगर केटायन इस कैटेगरी का होगा तो उस केटायन का आपका रिडक्शन हो जाएगा। तो अगर चापा कैटेगरी का कोई केटायन होगा बेटा तब तो उसका रिडक्शन कराना, नहीं तो किसका हो जाएगा, हमेशा H+ का हो जाएगा, ध्यान रखना, है ना। तो ये फिक्स रूल है अपने पास, तो हम लोग यही लिखेंगे, इफ केटायन बिलोंग्स फ्रॉम चापा कैटेगरी, चापा कैटेगरी का मतलब क्या है बेटा, चापा कैटेगरी का मतलब है अपने पास या तो Cu+2 हो, या तो आपका Hg2+2 हो, या तो आपका Ag+ हो, या आपका प्लेटिनम तो खैर मैंने बता दिया था इनर्ट ही होता है, लेकिन याद रखने के लिए हम लोग लिख लेते हैं उसे। इफ केटायन बिलोंग्स फ्रॉम चापा कैटेगरी देन दैट केटायन विल ऑक्सीडाइज बोलो, दैट केटायन विल रिड्यूस, क्योंकि हम लोग कैथोड की बात कर रहे हैं ना, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। देन दैट केटायन विल रिड्यूस एट कैथोड, एल्स H+ विल रिड्यूस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, यही ट्रिक है याद करने का। चापा कैटेगरी का अगर कोई आएगा तो आप उसका रिडक्शन करा सकते हो, अगर चापा के अलावा कोई दूसरा आयन आ गया तो आपको हमेशा किसको रिड्यूस कराना है बेटा, H+ को रिड्यूस कराना है। आपको H+ के रिड्यूस का मीनिंग मैं बता दूं, H+ के रिड्यूस होने का मतलब होता है 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या हो जाएगा, H2 गैस। तो ये +1 से किस ऑक्सीडेशन नंबर में जाता है, +1 से किस में चला गया, 0 में, तो ये क्या हो गया इसका रिडक्शन। तो H+ का रिड्यूस होने का मतलब
आपको हमेशा कौन सा प्रोडक्ट मिलने वाला है कैथोड के ऊपर? हाइड्रोजन गैस। अगर चापा कैटेगरी का मेटल आया तब तो वो उसका रिडक्शन होगा, लेकिन चापा के अलावा कोई अदर मेटल आ गया जैसे लिथियम, सोडियम, जिंक या कोई भी इसके पीछे वाले, तो मतलब चापा को छोड़ दो, चापा को छोड़ के कोई भी आएगा तो हमेशा आंसर क्या आएगा? हाइड्रोजन गैस आएगा कैथोड पे। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन ये है कि एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट, कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट। तो कैथोड पे चापा कैटेगरी को छोड़ के कोई भी केटायन अगर आएगा तो आंसर हमेशा आपका फिक्स है, क्या आने वाला है? हाइड्रोजन गैस। और रीजन भी मैंने समझा दिया, क्योंकि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल बाकी इसके पीछे वाले केटायन से क्या है? ज्यादा होता है। तो ये H प्लस के फॉर्म में, पर एक्चुअल में मैंने आपको अभी समझाया था कॉन्सेप्चुअली H प्लस है ही नहीं। कॉन्सेप्चुअली किसका होता है? वाटर का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है। तो यहां पे एक्चुअली वाटर का रिडक्शन होगा, तो आप चाहो तो इसको वाटर के फॉर्म में भी लिख सकते हो रिएक्शन को। उसके लिए कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ आप क्या करो? 2H माइनस को जोड़ दो। 2H प्लस था, इधर भी 2H माइनस जोड़ दिया मैंने और इधर भी 2H माइनस को जोड़ दिया, तो ये आपका वाटर वाली रिएक्शन बन जाती है। तो 2H प्लस और 2H माइनस मिलके क्या हो जाएगा बेटा? 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 गैस प्लस 2OH माइनस। तो ध्यान रखिएगा ये हमारी रिएक्शन वाटर के रिस्पेक्ट में हो गया। दिस इज नथिंग बट द वाटर का क्या है? रिडक्शन है। रिडक्शन होने का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन देखो वाटर ने गेन किया है, और रिडक्शन हो भी किसका रहा है? हाइड्रोजन का। देखो हाइड्रोजन यहाँ पे कौन से ऑक्सीडेशन नंबर में है? +1। हाइड्रोजन कितने में है? +1 में, H2O के अंदर। और यहाँ पे हाइड्रोजन किस ऑक्सीडेशन नंबर में चला गया? 0। तो +1 से 0 जाने का मतलब बेसिकली दिस इज नथिंग बट द रिडक्शन ऑफ H2O। किसका रिडक्शन है? वाटर का रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे H2O क्या हो गया? रिड्यूस हो गया आपका, है ना। तो आई होप कि आप समझाने के लिए मैं हमेशा H प्लस से समझाता हूं, पर H प्लस का रिडक्शन करवाओ या वाटर का रिडक्शन कराओ, प्रोडक्ट आपका सेम बनता है। तो आपको आसानी समझने में होती है H प्लस से, पर आपको बुक्स वगैरह में जनरली H2O का रिएक्शन लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये हमारा रूल हो गया किसके लिए? कैथोड के लिए। तो इतना मैंने इसको सिंप्लीफाइड कर दिया। अगर आपने जितनी ये पॉइंट्स मैं बता रहा हूं आपने ये कर लिए, तो आपको कोई भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कैसे करना है। अगर चापा कैटेगरी का केटायन है तो हमेशा उसका आप कराओ रिडक्शन, और अगर चापा के अलावा कोई भी केटायन आएगा तो आपका आंसर हमेशा क्या आने वाला है? हाइड्रोजन गैस। हमेशा कौन सी चीज कैथोड पे निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी, अगर चापा कैटेगरी के अलावा कोई केटायन है तो। और एनोड के लिए क्या रूल रहेगा? एनोड के लिए, तो एनोड के लिए अगर सीबीआई कैटेगरी से बिलोंग कर गया, सीबीआई कैटेगरी से अगर जो भी आपका एनायन है अगर वो सीबीआई कैटेगरी से बिलोंग करता है तो आपका सीबीआई वाले का ही बनाएगा गैस। जैसे क्लोराइड आया तो Cl2, ब्रोमाइड आएगा तो Br2, आयोडाइड आएगा तो Ia2, नहीं तो OH माइनस का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो एनोड के लिए हम लोग यही लिखेंगे, इफ एनायन बिलोंग्स फ्रॉम सीबीआई कैटेगरी। सीबीआई कैटेगरी का मतलब क्या है? सीबीआई कैटेगरी का मतलब है अपने पास या तो Cl माइनस या Br माइनस या I माइनस, इन ये 3 एनायन आ गए अगर तो। इफ एनायन बिलोंग्स फ्रॉम सीबीआई कैटेगरी देन दैट एनायन विल, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। देन दैट एनायन विल ऑक्सीडाइज एट एनोड। दैट एनायन विल ऑक्सीडाइज एट एनोड, वो एनायन आपको ऑक्सीडाइज होगा एनोड पे, एल्स OH माइनस विल ऑक्सीडाइज। OH माइनस विल ऑक्सीडाइज, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा? OH माइनस ऑक्सीडाइज होगा, और OH माइनस जब ऑक्सीडाइज होगा तो आपका ऑक्सीजन गैस ही बनेगा। तो एनोड पे या तो क्लोरीन गैस बनेगा या तो ब्रोमीन या आयोडीन गैस, और इनके अलावा कोई भी आपका दूसरा एनायन आएगा तो हमेशा OH माइनस का ऑक्सीडेशन होगा। और OH माइनस का ऑक्सीडेशन होने का मतलब ही होता है, OH माइनस का ऑक्सीडेशन कराना, ऑक्सीडेशन करने का मतलब होता है ऑक्सीजन गैस का बनना। तो OH माइनस के ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है, ये आपको ध्यान रखना है। 2H माइनस है ना, गिव्स हाफ O2 प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ OH माइनस। ऑक्सीडेशन कैसे? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है बेटा? -2। ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। तो ऑक्सीजन -2 में है यहाँ पे, और यहाँ पे आप ऑक्सीजन देख सकते हो किस में जा चुका है? 0। यहाँ पे आप देखो ये +1 से +1 में था हाइड्रोजन, और +1 से किस में गया था? ये 0 में। तो यहाँ पे रिडक्शन हुआ था, और यहाँ पे -2 से 0 में जाने का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। तो OH माइनस का ऑक्सीडेशन,
तो मैंने अभी आपको बताया कॉन्सेप्चुअली H प्लस और OH माइनस है ही नहीं, क्योंकि उनका कंसंट्रेशन बहुत कम होता है। तो एक्चुअल में हो किसका रहा है ऑक्सीडेशन? वाटर का हो रहा है। और वाटर का कराने का मतलब क्या हो गया? आप चाहो तो इसे वाटर के फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे ऊपर वाली रिएक्शन में मैंने लिखा है, बुक्स में ये लिखा हुआ मिलेगा, पर मैंने बता दिया H प्लस से समझना ज्यादा आसान होता है। H प्लस से भी प्रोडक्ट H2 बन रहा है, H2O से भी प्रोडक्ट आपका H2 ही बनता है रिडक्शन कराने पे। उसी तरीके से OH माइनस से प्रोडक्ट भी आपका O2 बनता है और H2O से भी O2 बनता है। अब इसको कैसे बनाओगे? तो इसके लिए तरीका बता रहा हूं, इसमें भी 2H प्लस जोड़ दो इस साइड, और इस साइड भी 2H प्लस जोड़ दो, दोनों तरफ 2H प्लस को जोड़ दो, तो इससे तो कोई फर्क पड़ने नहीं वाला है। तो दोनों तरफ 2H प्लस जोड़ दोगे तो देखो क्या हो जाएगा आपका बेटा, 2OH माइनस और 2H प्लस मिलके कितना हो जाएगा आपका? ये 2H2O हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 2H2O। तो 2H2O गिव्स क्या हो जाएगा आपके पास? हाफ O2 प्लस H2O प्लस 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पे 2 H2O है, यहाँ पे एक H2 है, तो एक H2O, 2 H2O इधर, एक H2O इधर, तो इधर एक H2O मैं कर सकता हूं। तो ये आपका फाइनल देखो क्या रिएक्शन बनता है, H2O। H2O गिव्स क्या हो जाएगा आपका? हाफ O2 प्लस 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन हो जाती है फाइनल। दिस इज, इस रिएक्शन को आप क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन ऑफ H2O, ऑक्सीडेशन ऑफ H2O। तो ये क्या रिएक्शन है हमारी? H2O का क्या हुआ है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे H2O, यहाँ पे H2O में आपका ऑक्सीजन -2 में था, कितने में? -2, और -2 से किस में जा चुका है? 0। तो यहाँ पे क्या हुआ है आपका? ऑक्सीडेशन हुआ है, -2 से 0 में जाना क्या है आपका? ऑक्सीडेशन हुआ है वाटर का। और प्रोडक्ट पूछ ले तो प्रोडक्ट आपका इसमें क्या बना है बेटा? ऑक्सीजन गैस। तो ये नोट पे आपके कौन सी गैस रिलीज होने वाली है? ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, तो ये एक्वस वाले का मैंने दोनों के लिए ट्रिक बता दिया आपको, है ना। एक्वस में आपका आता है जब, तो आपका H प्लस भी रहेगा, OH माइनस भी रहेगा। H प्लस OH माइनस तो है ही नहीं, समझने के लिए मैंने बनाया है बस उनको, ताकि हमें आसानी हो कैसे याद कर सकेंगे। बाकी रिएक्शन वाइज आपका H2O से H2 मिलता है, यहाँ पे H2O से O2 भी मिलता है। तो दिस इज द ऑक्सीडेशन ऑफ H2O, और ये क्या है आपका? रिडक्शन ऑफ H2O। और दोनों को आप जोड़ दोगे ना तो वो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हो जाता है। तो उसे भी मैं अगली क्लास में बताऊंगा आपको। ठीक है, चलो, तो ये हमारा समझ गए हम लोग कि किस तरीके से काम कराना है हमें। कैथोड पे किसको भेजना है, एनोड पे किसको भेजना है। सीबीआई कैटेगरी का कोई एनायन है तो उसको भेजो आप, है ना। और अगर सीबीआई कैटेगरी का एनायन नहीं है आपका, तो आपको हमेशा ऑक्सीजन गैस मिलने वाली है। ठीक है, अब हम लोग कुछ मोल्टेन सॉल्ट के इलेक्ट्रोलिसिस को करते हैं। कुछ मोल्टेन बोल रहा हूं, कुछ एक्वस सॉल्ट के इलेक्ट्रोलिसिस को हम लोग करते हैं। अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं अपना। सबसे पहले मैं ले रहा हूं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl सॉल्यूशन। मैंने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड नहीं बताया, तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ही होगा, या लिखने के लिए लिख लो एक्वस NaCl सॉल्यूशन यूजिंग PT इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को यूज करते हुए, है ना, एक्वस हम लोग ले रहे हैं एक्वस NaCl सॉल्यूशन यूजिंग PT इलेक्ट्रोड। अब PT इलेक्ट्रोड लिखा भी नहीं होता, तो आपके लिए मैंने बताया हमेशा प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड हम लोग मानते हैं। और चूंकि मैंने कंसंट्रेटेड डायलूट नहीं बताया, तो हमेशा कौन सा है? कंसंट्रेटेड है ना। और लिखने के लिए आप लिख सकते हो एक्वस कंसंट्रेटेड, ले लो एक्वस कंसंट्रेटेड NaCl। नहीं लिखा रहेगा तो मैंने बता दिया वो हमेशा कंसंट्रेटेड ही लेके चलना है। अब इसका आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओगे तो अब मैंने आपको पूरा आइडिया दे दिया है, कंप्लीट आइडिया। आपके पास अगर एक्वस NaCl लिखा है तो एक्वस NaCl का मीनिंग ही क्या है? एक्वस NaCl का मतलब है आपके पास Na प्लस है और Cl माइनस है। ठीक है बेटा, और एक्वस चूंकि है तो आपके पास H प्लस भी है और आपके पास OH माइनस भी है। तो अब देखो आपके पास 2 केटायन अवेलेबल हो गए और 2 एनायन अवेलेबल हो गए। अब जो मैंने ट्रिक बताया उसके हिसाब से बस काम कर लो। एनोड पे अब क्या करेंगे हम लोग? पहले सबसे पहले एनोड की रिएक्शन लिखते हैं। चलो एनोड पे लिखो। एनोड पे क्या लिखोगे? ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन कराया जाए? क्योंकि Na प्लस भी, अब एक थोड़ा हम लोग डायग्राम के फॉर्म में एक कंप्लीट अच्छे से डिटेल में कर लेते हैं, बाकी तो मैं फिर आपको फटाफट बताऊंगा। अगर इसको हमें डायग्राम के थ्रू भी समझ के करना है तो कैसे बनेगा इसका सेल डायग्राम? ये आपका एनोड और दूसरी तरफ आपका क्या होता है? कैथोड। ये आपका एनोड है, ये आपका कैथोड है। एनोड आपका पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, ठीक है, और कैथोड आपका निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है।
बता दिया था मैंने कल साइन कन्वेंशन आपको, ठीक है। ये भी आपका प्लेटिनम का है रॉड है और ये भी आपके लिए प्लेटिनम का रॉड है। और इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर आपके पास कौन कौन से क्या लिया है हमने, इसके अंदर हमने लिया है एक्वस NaCl। और एक्वस NaCl लेने का मतलब क्या क्या लिया हमने, Na प्लस भी है, Cl माइनस भी है, Na प्लस भी है, Cl माइनस भी है, H प्लस भी है और OH माइनस भी है। एक्चुअल में ये नहीं है, एक्चुअल में तो वाटर है, पर वाटर का इन्हीं दोनों के रिस्पेक्ट में होता है। एनायन किधर जाता है, केटायन किधर जाएगा, कैथोड की तरफ, केटायन कैथोड की तरफ, एनायन एनोड की तरफ, केटायन कैथोड की तरफ, एनायन एनोड की तरफ, ठीक है। तो जैसे ही मैं एक्वस फॉर्म में अगर इलेक्ट्रोलिसिस कराता हूं तो अब देखो कैथोड की तरफ जाने वाले दो दो आयन है और एनोड की तरफ भी जाने वाले दो दो आयन है। तो अब दोनों में से किसको प्रेफरेंस दें, कौन जल्दी से जाएगा, कौन होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा या किसका रिडक्शन होगा। तो तरीका मैंने अभी बता दिया आपको, Na प्लस और H प्लस में दोनों में से कौन जल्दी से भागेगा। तो Na क्या चापा कैटेगरी का है, नहीं, तो ये नहीं जाएगा, कौन सी चीज जाएगी, H प्लस जाएगी। तो ये आइडिया मैंने काफी डिटेल में दे दिया है आपको। तो एनोड पे आपको क्या कराना है, ऑक्सीडेशन। और एनोड पे जाने वाले कौन कौन से आयन हैं आपके पास, एनोड पे जाने के लिए आपके पास Na प्लस भी है और H प्लस भी है, Na प्लस भी है और H प्लस भी है। तो Na प्लस जाएगा कि H प्लस जाएगा बेटा एनोड के ऊपर। तो चापा कैटेगरी का है क्या, ये नहीं है, मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, सॉरी इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एनोड पे एनायन, अच्छा एनायन भेजना है ना, उल्टा लिख दिया मैंने। एनोड पे एनायन जाएंगे ना, एनायंस कौन से हैं अपने पास, एक तो Cl माइनस एनायन है और दूसरा OH माइनस एनायन है, दो एनायन है, एक तो Cl माइनस दूसरा OH माइनस। एनायन जाता है ना नोट पे, मैंने गलती से केटायन के लिख दिए थे कैथोड वाला, तो या तो Cl माइनस जाएगा या तो OH माइनस जाएगा। अब एनोड पे ऑक्सीडेशन, वो चीज जाएगी जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो, तो उसको भी कंसर्न नहीं करना है कि किसका ज्यादा किसका कम, ट्रिक मैंने दे दिया। वो चीज जाएगी, अगर आपको CBI कैटेगरी का कोई आएगा तो हमेशा वो जाएगा, नहीं तो हमेशा क्या जाना है, OH माइनस। तो क्या ये CBI कैटेगरी का है, यस। तो हमारा जाहिर सी बात है क्लोराइड का क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा OH माइनस से, इसीलिए क्लोराइड जाएगा। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, जो क्लोराइड जाएगा, ये क्लोराइड आपका एनोड पे ऑक्सीडेशन होना है, ऑक्सीडेशन होने का मतलब Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज करेगा। तो ये हमारे लिए कैथोड का प्रोडक्ट मिल गया, सॉरी एनोड का प्रोडक्ट मिल गया। एनोड का प्रोडक्ट कौन सा गैस हो गया, ये हमारे लिए एनोड प्रोडक्ट हो गया, एनोड प्रोडक्ट। तो एनोड प्रोडक्ट क्या हो गया आपका, Cl2 गैस, ठीक है। इसी तरीके से अगर कैथोड की बात करूं अगर मैं, तो कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। और रिडक्शन होने का मतलब, रिडक्शन होने का मतलब कैथोड पे कौन कौन सी चीज अवेलेबल है, केटायन। और केटायन अपने पास कौन कौन से केटायन है, एक तो Na प्लस केटायन है और दूसरा आपके पास H प्लस है। H प्लस और OH माइनस तो है ही नहीं, एक्चुअल में वो H2 है, लेकिन हम लोग समझने के लिए H प्लस और OH माइनस से ले रहे हैं। अब कैथोड पे क्या होना है, रिडक्शन, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल इन दोनों में से ज्यादा होगा वो जल्दी जाके रिड्यूस होगा, वो तेजी से जाएगा। अब उसको भी याद नहीं रखना है किसका ज्यादा किसका कम, मैंने ट्रिक दे दिया है। अगर चापा कैटेगरी का केटायन है तब तो वो जाएगा क्योंकि उसका ज्यादा होता है H प्लस से, लेकिन अगर चापा कैटेगरी के अलावा कोई अदर केटायन है तो हमेशा कौन जाएगा, H प्लस जाएगा। तो यहाँ पे भी बस सिंपल सा आपको क्या करना है, H प्लस का रिडक्शन करा देना है। तो 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 गैस, हो गया रिडक्शन। तो क्या बन गया हमारे लिए कैथोड प्रोडक्ट, क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस। तो दिस विल बी आवर कैथोड प्रोडक्ट, कैथोड प्रोडक्ट। तो मैंने काफी सिंप्लीफाइड कर दिया है चीजों को, है ना। आप तरीका तो कॉन्सेप्चुअली क्या होता है, एनोड पे वो चीज जाएगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो। तो मैंने ट्रिक दे दिया है, CBI वालों का हमेशा OH माइनस से ज्यादा होगा, तो CBI का आएगा तो वो जाएगा, नहीं तो हमेशा OH माइनस जाएगा। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो जाएगा। तो अब इन दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल चापा कैटेगरी वालों का हमेशा H प्लस से ज्यादा होता है, तो वही जाएंगे। और अगर चापा कैटेगरी का नहीं है तो हमेशा H प्लस जाएगा, और H प्लस जाएगा तो H2 बनेगा। तो आप सिंपली इस तरीके के क्वेश्चंस खूब आसानी से आप कर सकते हैं। मैं कल खूब क्वेश्चंस करवाऊंगा इसके ऊपर, और थोड़ा डिटेल में हम लोग कर लेते हैं इसका। एक्वस NaCl से हमसे पूछे कि क्या होने वाला है, तो हमें पता चल गया क्लोरीन गैस एनोड पे बनेगी, कैथोड पे क्या बनेगा, H प्लस। हमारे पास सॉल्यूशन में ये चीज कंज्यूम हो गया, इस चीज का यूज हो चुका है, ये खत्म हो गया है, Cl माइनस खत्म हो गया, बचा क्या क्या है, Na प्लस बचा रह गया है और OH माइनस आपके पास क्या है, बचा रह गया। तो बेटा Na प्लस और OH माइनस जो बचे रह गए वो दोनों मिलके आपस में, ये जो Na प्लस यहाँ का बचा हुआ है और जो OH माइनस बचा हुआ है, ये दोनों आपस में मिलके क्या बना लेते हैं, NaOH बना लेते हैं। और ये हमारा मेन प्रोडक्ट होता है इसका, ये इस प्रोसेस का क्या होता है, मेन प्रोडक्ट होता है। और ये जो हमने क्लोराइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बनाया, ये साइड प्रोडक्ट होता है।
तो ये भी ध्यान रखिएगा, जो आयंस बच जाएंगे वो आपस में कंबाइंड होकर एक प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो Na प्लस और OH माइनस मिलकर क्या बना दिए, NaOH बना लिए। बेसिकली दिस मेथड इज नोन एज द कैस्टनर-कैलेनर सेल। अब स्पेलिंग में मुझे नहीं ध्यान आ रहा है, कैस्टनर कैलेनर सेल है ना, इसको कैस्टनर कैलेनर सेल बोलते हैं। ये जो NaOH का फॉर्मेशन का तरीका, वो सेल थोड़ा अलग तरीके का होता है, बट दिस इज द मेथड फॉर प्रोडक्शन ऑफ द NaOH, हाइड्रोक्साइड बनाने का। कल मैंने आपको जानकारी दी थी कि अगर हमें किसी सॉल्ट के, है ना, किसी मोल्टेन सॉल्ट से जब हम लोग बनाएंगे तो अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल को अगर ऑब्टेन करना है तो उसके मोल्टेन सॉल्ट से ऑब्टेन करते हैं। अगर आपने एक्वस सॉल्ट ले लिया ना उसका, तो एक्वस सॉल्ट में आपका हाइड्रोक्साइड बनने का चांस ज्यादा होता है। प्योर फॉर्म में आपको वो एल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल मिलने वाला नहीं है। तो चीजें जो मैं बता रहा हूं उनको ध्यान रखिए। अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए मोल्टेन सॉल्ट यूज किया करो। हाइड्रोक्साइड के लिए आप हमेशा, हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए आप हमेशा एक्वस फॉर्म में लिया करोगे, तो आपका हाइड्रोक्साइड बनने का चांस ज्यादा है। अब देखो, तो ये तो हमारा मेन प्रोडक्ट हो गया, इसको हम लोग ऑब्टेन भी कर सकते हैं। देखो इसको कैसे निकाल रहा हूं मैं, अगर मैं क्या करूं, इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ दिया जाए, जरूरत नहीं है लेकिन बस समझने के लिए करते हैं। अगर इन दोनों ऊपर वाले रिएक्शंस को जोड़ दो तो आपको क्या मिलेगा, 2Cl माइनस प्लस 2H प्लस गिव्स क्या देगा आपको, Cl2 प्लस H2। ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। अब दोनों तरफ क्या करो बेटा, 2Na प्लस प्लस 2OH माइनस, दोनों तरफ जोड़ दो। इधर भी 2Na प्लस प्लस 2OH माइनस। अगर मैंने दोनों तरफ इनको जोड़ दिया तो इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, दोनों तरफ जोड़ा है। तो अब देखो 2Na प्लस और 2Cl माइनस मिलके क्या, अब ये सब एडिशनल जानकारी बस मैं दे रहा हूं, आपसे पूछ लिया तो फाइनल हमारा क्वेश्चन जो था, हमारा आंसर मिल गया है। एनोड का प्रोडक्ट क्लोरीन होगा, कैथोड का प्रोडक्ट आपका हाइड्रोजन होगा। पर ये सब चीजें भी अगर हमसे पूछ ले कभी, प्लस 2H2O, ये दोनों मिलकर 2H2O बना देंगे। गिव्स क्या हो जाएगा आपके लिए, Na प्लस और OH को जोड़ दो तो 2NaOH बन जाएगा, प्लस Cl2 पहले से था, प्लस H2 आपका पहले से था। तो जो NaOH होता है ये यहां पे हमारे लिए मेन प्रोडक्ट कहलाता है, और जो ये Cl2 और H2 है ये हमारे लिए साइड प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट। इनको साइड प्रोडक्ट बोल सकते हो या बाई प्रोडक्ट बोल सकते हो। मेन प्रोडक्ट होता है ये हमारा NaOH। मेन प्रोडक्ट कौन सा होता है, NaOH होता है। ठीक है, और इसमें जो भी चीजें आपसे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछ सकता है ना, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या हमें समझ में आया इसके अंदर, उसको भी फटाफट लिख लेते हैं। बेसिकली ये मेथड क्या है बनाने का, NaOH को बनाने का तरीका है। तो सबसे पहली चीज हम लोग ये लिखेंगे कि NaOH इज मेन प्रोडक्ट। NaOH का एक को मैंने डिटेल में करा रहा हूं, बाकी तो हम लोग फटाफट बस एनोड कैथोड के प्रोडक्ट निकालेंगे। NaOH यहां पे क्या होता है आपका मेन प्रोडक्ट। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट किसके करेस्पॉन्डिंग है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन के करेस्पॉन्डिंग। तो NaOH क्या हो गया मेन प्रोडक्ट। H2 एंड Cl2 आर साइड प्रोडक्ट। H2 और Cl2 गैस क्या है आपके, साइड प्रोडक्ट हैं, दिख ही रहा है हमें। थर्ड चीज हमसे बोल सकता है इसमें, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ NaCl। कंसंट्रेशन ऑफ NaCl, देखो NaCl किस में जा रहा है, NaOH में बदल रहा है। तो ये रिएक्टेंट है ना, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ NaCl क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है। अगर आपसे पूछ ले तो कंसंट्रेशन ऑफ NaCl इस सॉल्यूशन में क्या होगा, डिक्रीज। कंसंट्रेशन ऑफ NaCl क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज होगा। जो आप NaCl लोगे उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होता जाएगा। अगली चीज हमसे पूछ सकता है कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस पे क्या फर्क पड़ेगा, कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस। तो Na प्लस देखो यहाँ पे, Na प्लस कहीं पार्टिसिपेट किया है क्या इसके अंदर, Na प्लस पार्टिसिपेट नहीं किया, ना एनोड पे ना कैथोड पे। तो जो चीज पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसके कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा। जितना Na प्लस यहाँ है उतना ही Na प्लस यहाँ बना रहेगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस में हम लोग क्या बोलेंगे, नो चेंज। अगर कोई चीज पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो उसके कंसंट्रेशन में कोई चेंज हमें दिखाई नहीं देगा, ध्यान रखना। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस के बारे में बात करूं तो Cl माइनस का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, क्या Cl माइनस पार्टिसिपेट किया है, कर गया, तो Cl माइनस का कंसंट्रेशन लगातार क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस डिक्रीजेज, ये भी कम होगा। और लास्ट एक और फैक्टर की बात करो, पीएच भी पूछ लेता है कभी कभी, तो पीएच ऑफ सॉल्यूशन की बात कर सकता है। पीएच बढ़ेगा कि घटेगा तो भी डिसाइड कर सकते हो कैसे, पीएच बढ़ेगा कि घटेगा। तो देखो H प्लस पार्टिसिपेट किया है, नहीं,
H, हाँ H प्लस पार्टिसिपेट कर गया। H प्लस अगर पार्टिसिपेट कर गया तो बेटा सॉल्यूशन से H प्लस का कंसंट्रेशन कम हो रहा है। H प्लस अगर कम हो रहा है तो जाहिर सी बात है कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस क्या हो जाएगा, ज्यादा। देखो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस पार्टिसिपेट किया है मतलब ये डिक्रीज हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस पार्टिसिपेट कर गया मतलब वो डिक्रीज हो रहा होगा इसका कंसंट्रेशन, और ये डिक्रीज होने का मतलब ही हो गया कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस विल बी लेस देन कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, क्योंकि शुरू में तो सॉल्यूशन कैसा रहता है, न्यूट्रल। NaCl जो है, NaCl स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है जिसका pH कितना होता है 7, बस 2 मिनट रुकिए बस। हाँ, ये NaCl आपका स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है जो क्या रहता है, न्यूट्रल होता है, तो pH कितना होता है 7। लेकिन NaOH आते ही क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब होता है कि pH ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाता है, बढ़ा देगा। तो आप ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था, अगर यहां से नहीं समझ में आएगा तो यहां से कैसे देखना है। H प्लस पार्टिसिपेट किया है, H प्लस पार्टिसिपेट किया मतलब कंसंट्रेशन कम हो रहा है, तो H प्लस OH माइनस से कम हो जाएगा, और H प्लस अगर OH माइनस से कम हो गया तो बेसिकली बेटा सॉल्यूशन कैसा हो गया, बेसिक सॉल्यूशन। और बेसिक सॉल्यूशन होने का मतलब क्या हो गया, pH इंक्रीजेज। तो अगर ये पूछ ले पीएच वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे, है ना, कल मैं और करवाऊंगा क्वेश्चंस, पीएच वाले का आइडिया यही लेना है हमें कि H प्लस और OH माइनस में से कौन पार्टिसिपेट किया है, उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे पीएच बढ़ेगा कि घटेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं करेस्पॉन्डिंग टू, और ये 2 बार जेई में पूछा गया है ना, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे। एक्वस कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें मिलती हैं, क्या क्या हमें आंसर्स निकालने हैं। तो कल और मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा इसके ऊपर, तो ये अच्छे से प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी को समझ लीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।